हेलो दोस्तों, आज नेशनल अड्डा में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं राजेंद्र भारती जी, जो कि वो आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं इनसे बात करने के, हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे न्यूज़ रूम में आने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए और मेरी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं कि आपकी जो पार्टी है और उसकी जो आइडियोलॉजी है वो भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी से रिलेट करते हैं आप लोग। आपके ऊपर नीला गमछा है, तो हमें तो सबसे पहले यही समझा दीजिए कि इस नीले गमछे का मामला क्या है। देखिए, ये नीला रंग जो है समानता का प्रतीक है और आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इस देश के अंदर शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित महिलाओं के हक अधिकार के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, शासन की मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया है। वो चाहते थे इक्वलिटी हो समाज में, और इसीलिए हम लोग ये नीले रंग का प्रयोग करते हैं। इसका एक उद्देश्य है कि समाज में समानता लाना। तो आप नीले गमछे यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं समाज में समानता लाना। अभी तक के इंडिया में समानता आई या नहीं? देखिए, जो आज़ादी के पहले जिस तरह का हमारा समाज था, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता था, छुआछूत था, ऊंचता नीचता था, वो चीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। और उसके पीछे जो मैं वजह मानता हूँ कि जबकि आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए, अब तक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि बाबा साहब का एक वक्तव्य आप लोगों को याद होगा। बाबा साहब संविधान सौंपते समय एक बात कहे थे कि संविधान अंततः बुरा साबित होगा यदि इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, अच्छे लोगों के हाथ में नहीं होगा। तो हुआ ये कि जो लोग सत्ता में आए वो इन बातों को लेकर के ईमानदार नहीं थे। अध्यक्ष जी, अभी पार्लियामेंट में को चल रहा है कंट्रोवर्सी की, जो अभी हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में बहुत, उनका भी अपना कहना है कि लोगों ने कट पेस्ट करके चलाया, तो वो उस बयान को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो बयान आए हैं बाबा साहब पर, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने तो ये कहा कि अपोजिशन इनको मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया और उसी आइडिया पे अपनी पूरी सेंटेंस को मुकम्मल की। देखिए, उसमें जो पहली लाइन है, जो उन्होंने अंबेडकर अंबेडकर कहा, तो बाबा साहब का नाम जो है हमेशा लोग पूरे रेस्पेक्ट के साथ लेते हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं नजर आया। उनका जो भाव था कहने का, जो अंदाज था, वो अंदाज सही नहीं था। दूसरी जो अगली लाइन है ना, सबसे ज्यादा विरोध इस बात का है, जो उन्होंने कहा कि यदि इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो इस देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जैसे ना भगवान के अवतार की तरह माना जाता है। कि जब इस देश के अंदर एक बड़ी आबादी शोषण का शिकार थी, तमाम संसाधनों से विहीन थी, उस समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख करके और बहुत तरह के आंदोलन करके जो है वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो वो उनके लिए भगवान से कम नहीं है। आप देखेंगे, दलित बस्तियों में जाके देखिए, पिछड़े समाज की बस्तियों में जाकर के देखिए, बाबा साहब को लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। तो ये तुलना जो किया उन्होंने ना, ये गलत था। और उसमें वो जो आरोप कर रहे हैं, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमारी पार्टी का जो इस पर स्टैंड है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तमाम इंटरव्यू तमाम चैनलों पर चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो हम तो इसका विरोध कर ही रहे हैं। लेकिन जो है अभी जिस तरीके से तमाम पार्टियां ज्ञापन देने का काम कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, हम लोगों ने इस तरीके का कुछ नहीं किया। इसमें हमारे नेताजी का कहना है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके मानने वाले लोग हैं। संविधान उन्होंने बनाया है और बाबा साहब चाहते थे इस देश के अंदर जो है नियम और कानून के तहत लोग जिए और आचरण करें, और कानून को तोड़ करके लोग आगे ना बढ़े। तो हम लोग संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके जो है इसका विरोध करेंगे। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कोई दिशा निर्देश आएगा, वैसा हम लोग कदम उठाएंगे। तो जो बयान आया सबके सामने, तो उसमें फिर 2 गुट हो गए। कोई कह रहा है कि जो गृह मंत्री जी का बयान है वो पूरी कट पेस्ट करके लोग चलाए, इसलिए माहौल खराब हुआ, या विपक्ष का। आप भी और देख रहे हो कि पार्लियामेंट में धक्का मुक्की वाला केस भी चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, और गांव में कभी एक चीज देखे होंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं कि 2 महिलाएं जब आपस में झगड़ा करती है ना, तो वो उसकी तमाम बुराइयों को गिनाती है और वो उसकी तमाम बुराइयों को गिनाती है, और जो बातें गांव वालों को नहीं पता होती है वो भी उनके झगड़े के दौरान लोगों को पता हो जाती है, वो अवगत हो जाते हैं कि ये कितनी महान है और ये कितनी महान है। तो आज जो है कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप जो एक दूसरे पर लगाए गए, उससे कम से कम जो है इनका चेहरा बेनकाब हुआ।
उन्होंने उनका बेनकाब कर दिया, उन्होंने उनका बेनकाब कर दिया। इससे देश के सामने एक सच्चाई निकल करके आई कि बाबा साहब को कौन रोकना चाहता था, कौन उनकी मदद कर रहा था, कौन उनका वैचारिक दुश्मन था। मेरा इसमें जो मानना अपना है, कांग्रेस भी बाबा साहब को लेकर के बहुत, ऐसा नहीं कि उन्होंने बाबा साहब के साथ अन्याय नहीं किया। संविधान सभा के दौरान अगर इतिहास में देखा जाए तो कांग्रेस ने भी बाबा साहब को पुरजोर प्रयास किया, संविधान सभा में ना पहुंचने पाए। बाद में उनकी मजबूरी हो गई, जब ये हो गया कि बिना संविधान उनके लिखा ही नहीं जा सकता, तो उन्होंने अपने सदस्य को इस्तीफा दिलवा करके जो है निर्विरोध वहां से चुनवा करके बाबा साहब पलाए। लेकिन शुरुआती दौर में जब उनको लगता था कि बिना इनके भी हम संविधान बना लेंगे, तब तो उनको नेहरू जी जाकर के प्रचार करवा करके वहां चुनाव हरवा दिए, बहुत सारे इनवैलिड वोट वहां पड़े। तो इससे जाहिर होता है, और भारत रत्न देने में इतना लंबा समय लगा दिया गया, कभी चर्चा तक सदन में नहीं हुई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं, शिल्पकार हैं इस राष्ट्र के, तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जबकि कद में जो उनसे बहुत सारे छोटे राजनेता रहे, उनको भारत रत्न मिला, लेकिन उन्हें मिला कब? मानवर कांशीराम साहब के मांग पर, प्रयास पर, जब बसपा वजूद में आ गई थी, तब जाकर के बीपी सिंह की सरकार में मिला। इसमें तो हम महान मानते हैं बीपी सिंह को, उन्होंने बाबा साहब को जो सम्मान दिया। तो इसलिए उसमें बीजेपी और कांग्रेस बाबा साहब को लेकर के दोनों बहुत ईमानदार ना सम्मान करते हैं। अभी आपकी पार्टी के एक सांसद हैं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आगे की क्या रणनीति है? आप अगर मान लीजिए किसी के साथ अलायंस में नहीं आते हैं, गठजोड़ में नहीं आते हैं, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? आप अपने बल पे सरकार बना लेंगे? नहीं, देखिए अभी हम लोग जो है अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे बिना किसी की सरकार बन नहीं सकती। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं भाई, ये जो बहस आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर, इसके पीछे की जो असली वजह है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके पीछे की जो असली वजह है, आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने मिशन मूवमेंट आंदोलन चलाया तो बहुजन समाज पार्टी ने चलाया। और इस समय जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गिर रहा है ना, इससे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने ये सोचा कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग, उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, ये बसपा से नाराज हो रहे हैं, तो हम लपक लें, हम लपक लें, हम लपक लें। और ऐसा तो नहीं है कि बाबा साहब को लेकर कोई ईमानदार नहीं है। छूट दिए हैं लपकने को? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ये लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं हम आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ग्राउंड पे उतर नहीं रहे हैं, और आपने तो फ्री हैंड जब दिया तभी तो लपक रहे हैं। इसमें आप ये मान लीजिए कि आप देख रहे होंगे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे या वोटर थे, समर्थक थे, वही लोग आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद राजनीति में नए हैं, अभी सिंगल खुद एमपी हैं, ये सोच रहे हैं कि इस आदमी को स्थापित होने से पहले ही हम सोच रहे हैं कि दलित जो है परिवर्तन की स्थिति में है, तो हम ले लें, हम ले लें। लेकिन ये दलित और पिछड़ा समाज ये जानता है कि जब कल आप बाबा साहब को सम्मान नहीं दे रहे थे, उनके खिलाफ थे, तो आगे चल करके आप ईमानदार नहीं हो जाएंगे। जो लोकसभा यानी राज्यसभा में जो विपक्ष के मान लीजिए एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी, वो भी दलित समाज से आते हैं। देखिए एक चीज आप मैं बता दूं, लोकसभा के अंदर 131 सीटें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। वो जितने सांसद वहां जीत करके गए हैं वो भी अनुसूचित जाति के हैं, खड़गे जी अकेले नहीं है। लेकिन क्या आपने ऐसा देखा? तो राज्यसभा में है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष के नेता। क्या आपने ऐसा कुछ वहां देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के सांसद बन करके नहीं गए? क्या उन्होंने कभी इस पर बोला, विरोध किया? उनका तो अलायंस भी है जीतन राम मांझी वगैरह से, और भी आप उनका चिराग पासवान जी को देख लीजिए, जीतन राम मांझी जी को देख लीजिए, क्या इन्होंने विरोध दर्ज कराया अपना? नहीं। तो देखिए उनका कहना है अध्यक्ष जी कि उन्होंने कुछ इस तरह से बोला ही नहीं है। देखिए वो कहने का मतलब है कि वो पार्टी के फेवर में ही रहेंगे, पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अपनी कोई हैसियत नहीं है और पार्टी का टिकट चाहिए आगे, निज स्वार्थ में ये सब जीने वाले लोग हैं। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़ा होना ही पर्याप्त है कि आप बाबा साहब का अपमान कहीं होगा तो आप मुखर होकर के लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जो पार्टी होती है, उस पार्टी के जो मुखिया होते हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसके साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा पार्टी निकाल करके उनको बाहर कर देगी। अगली बार वो सांसद भी नहीं रहेंगे और विधायक भी नहीं रहेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने पद बचाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए सिकुड़े पड़े हैं वहीं। तो इसीलिए अगर इस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन को, उनकी विचारधारा को ईमानदारी से कोई आगे ले जाने का काम कर रहा है, तो वो एक लौते नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो बाबा साहब के मिशन को पूरी ईमानदारी से आगे ले जाना चाहते हैं। अगर वो बाबा साहब के मिशन को लेकर के ईमानदार नहीं होते
तो शायद अब तक किसी न किसी से समझौता कर चुके होते या किसी पार्टी से जाकर के अब तक मिनिस्टर बन चुके होते। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ सांसद विधायक नहीं बनना है, ना सरकार में आना है, वो चाहते हैं सत्ता में तो आए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा, माननीय कांशीराम साहब ने कहा है कि सत्ता मास्टर चाबी है, इससे तुम्हारे मुक्ति के सारे दरवाजे खुलेंगे। हमें वो तो चाहिए, लेकिन हम बाबा साहब के मिशन को कुचल करके समझौता नहीं कर सकते किसी से। और ये आप लोग देख रहे होंगे बखूबी कि जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे वो बहुजन समाज पार्टी से हटे तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़े हुए। और आजाद समाज पार्टी को कमजोर करने की एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। अमित शाह जी का बयान को मैं इस तरह से देखता हूं। चलिए, वो तो आपका मानना हो गया। दोस्तों, ये हमारे साथ है राजेंद्र भारती जी, जो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष हैं। तो मैं इसी सारे सेशन को आगे फर्दर बढ़ाता हूं। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर पर लाना चाह रहा हूं। आप जब से अध्यक्ष बने, क्या आपने अपनी पार्टी में बदलाव किया, कहाँ आप देखते हैं इस वक्त? देखिए, हमारी पार्टी में संगठन में तो पदों को लेकर के बदलाव होता रहता है। जो लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने पद को लेकर के, अपनी जिम्मेदारी को लेकर के ईमानदार नहीं है, उनकी जगह पर नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है। और रही बात, अभी तो हमारी पार्टी जो है सामने 2025 या 26 में जो है जिला पंचायत का, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत का चुनाव है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। और बाकी अभी 27 पर कोई बात नहीं है। अरे, आप अध्यक्ष है तो टिकट भी बांटने का आप ही को हो सकता है मौका मिले। क्या है आपका रुख, कैसे टिकट देंगे लोग? देखिए, टिकट के मामले में जो मैं सोच पा रहा हूं कि जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अंबेडकरवाद और समाजवाद को समझ रहे हैं और इस रास्ते पर चलने की संकल्पना उनके अंदर दिखेगी, ऐसे लोगों को हम जो है प्राथमिकता देंगे। मैं अध्यक्ष जी 3 पॉइंट पर आपसे जानना चाहता हूँ। किसी को आप टिकट देने जा रहे हैं तो क्या 3 पॉइंट देखेंगे कि हाँ, इसको टिकट दे दिया जाए? देखिए, 3 पॉइंट हम ये देखेंगे, उसके पास सामाजिक समझ कितनी है। खास पहली बात उसकी विचारधारा, क्योंकि आदमी कुछ भी करता हो अपनी विचारधारा। लेकिन मैं भी इसी इलाके में रहता हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत जो आइडियाज है, तो बहुत सारे ऐसे लोग लगे हैं जो कि एक रसूख होता है, वो हम टिकट हड़प लेंगे। आपने इससे पहले वाले जो हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया था, एक बात समझ आई थी कि आपने कहा था कि दलित या जो ओबीसी है या माइनॉरिटीज है, वो इसलिए डेवलप नहीं कर पाए कि उनकी एक पर्टिकुलर पार्टीज होने के बाद भी जो अपर कास्ट है या जो बाहुबल है या जो पावरफुल लोग है, वो टिकट ला करके अपने क्षेत्र के तो राजा वही बनते हैं। देखिए, बिल्कुल, इसीलिए तो हम आजाद समाज पार्टी का नियम जो है अन्य पार्टियों से एक चीज अलग है कि हम जो है, जो धनवान लोग हैं, जिनके पास विचार नहीं है, धन है, ऐसे लोगों को हमारे पार्टी में ना सदस्य बनाया जाता है, ना उनको टिकट दिया जाता है। हम चाहते हैं वैचारिक लोग, जो जिनके पास कोई दृष्टि है कि समाज को एकजुट कैसे किया जाए, राष्ट्र को मजबूत कैसे किया जाए, लोगों के लिए को रोजगार कैसे मुहैया किया जाए, लोगों को सस्ती शिक्षा कैसे दी जाए, सस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दिया जाए। इसी का हम अभी जवाब पाए नहीं है। क्या 3 पॉइंट देख करके आप टिकट देंगे? 3 पॉइंट मैं यही कह रहा हूं कि वो एजुकेट हो, शिक्षित हो, पहली बात, क्योंकि वो शिक्षित नहीं होगा तो उसके पास कोई विचार नहीं होंगे, उसके पास कोई नीति नहीं होगी कि समाज के लिए क्या करना है। तो प्राथमिकता हम इस बात का देंगे कि सामने वाला शिक्षित, अच्छा शिक्षित के साथ साथ उसका वैचारिक होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई मनवादी किस्म का व्यक्ति हो और शिक्षित है उसको दे दे, नहीं, वो समाजवादी सोच का होना चाहिए, वो अम्बेडकरवादी सोच का होना, मानवतावादी सोच का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो भेदभाव की भावना रखता हो, ऊंचता नीचता का भाव रखता हो, ऐसे लोगों को हम लोग अगर पहचान गए तो बिल्कुल इग्नोर कर जाएंगे। हाँ, वैचारिक लोग जो है, जो समाज को एकजुट करना चाहते हैं और जिनके अंदर गरीबों के प्रति दबाव। मैं आपसे फिर वही फर्दर बढ़ता हूँ आगे। आपने माइनॉरिटी और एससी कम्युनिटी के वो अलायंस की बात की, बहुत सारे पॉइंट्स सामने आए। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में आप माइनॉरिटीज में क्या कमी देख रहे हैं एज ए पॉलिटिकल, पूरे मामला को देखते हुए? देखिए, माइनॉरिटी समाज की मैं सिद्धार्थनगर में ही नहीं, लगभग जहां जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं एक चीज देखता हूं और जो मैं सबसे बड़ी कमी के तौर पर उसको मानता हूं कि हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है, ये धार्मिक मुद्दों को लेकर के जितना मुखर होकर के लड़ता है, अपने राजनीतिक मुद्दों को लेकर के या अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर के इतना मुखर होकर के लड़ता नहीं। जबकि ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें राजनीति से ही सारी चीजें तय होनी है। तो राजनीति में जितनी सक्रियता मतलब अल्पसंख्यक समाज की होनी चाहिए, वो है नहीं। जब इनके अधिकारों पर कहीं कुठाराघात होता है तो ये उस पर मुखर होकर के नहीं बोलते हैं। हाँ, जब कहीं धार्मिक मुद्दा आ जाता है उस पर तेजी से लड़ते हैं। ये इसे हमें अल्पसंख्यक समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा आपसे। और ये चीज और इसी पे एक मेरा सवाल है कि आपने कहा कि धार्मिक मुद्दे पर लड़ते हैं और उस पर, जैसे मान लीजिए पहले के टाइम में दुनिया चलती थी सर्वाइवल पर, मतलब कि हमें जीने का कोई तरीका मिल जाए जी। अगर वो जो बेसिक वो तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा है माइनॉरिटी ऐसे, मान लीजिए अगर सोचा जाए तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल मुखर होकर लड़े,
तो जब वो पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड हो गया, किनारे पे लगा है, तो कैसे लड़ेगा? देखिए, तो आपकी पार्टी उस माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो हमारा पुराना सिस्टम जिसको हम रिलीजन या धर्म कह लेते हैं, वो हमारे जीवन शैली है कि जीवन हमको जीना कैसे है कि एक बेहतर समाज बने। और वर्तमान में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र से ही आप पढ़ेंगे क्या, आप खाएंगे क्या, आप पहनेंगे क्या, आपका दवाई कैसे मिलेगी, आपके पास खेती बाड़ी होगी कि नहीं, रोजगार होगा कि नहीं, ये सारी चीजें तय होती हैं सरकार से, लोकतंत्र से तय होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपका अधिकार रहेगा या संविधान रहेगा, तब तो ये जाकर के आपका धार्मिक अधिकार बचेगा, तब आपकी जीवन शैली बचेगी, तब आपका कल्चर बचेगा, संस्कृति बचेगी। सही है। इसीलिए सबसे पहले अपने अधिकार की लड़ाई, संविधान की लड़ाई में बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि संविधान बचा रहेगा तो आपका जो धार्मिक अधिकार है ना, वो बचा रहेगा। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपका सिद्धार्थनगर में कैडर तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, हमारा युवा मोर्चा है और किसान मोर्चा है और लीगल सेल है, वो सब बिल्कुल तैयार है, सब एक्टिव है, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप जीत पाएंगे वाला इलेक्शन जो आ रहा है जिला पंचायत की? कितनी सीटें आपको जीत लग रहा है कि जीत जाओगे? मेरा भरोसा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, आपका मेन कंपटीटर कौन है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है, भारतीय? देखिए, हमारी जो वैचारिक लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से हमारी कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है। हम तो इस तौर पर देखते हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, हमारे मानवर साहब ने कह दिया कि इनके दोनों पर विश्वास मत करना, उसमें हम इस तौर पर देखते हैं जो कांग्रेस है वो बाबा साहब का जो है राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो वैचारिक दुश्मन है। और राजनीतिक दुश्मन तो कुछ पल के लिए होता है, लेकिन जो वैचारिक दुश्मन होता है ना, वो सदैव के लिए होता है। इसलिए हमारा जो मुकाबला है, जो विरोध है, वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स में दुश्मन कहना ये नहीं उचित होगा। हो सकता है आपके पक्ष विपक्ष का मामला हो, लेकिन वही बता दीजिए कितना सीट आप जीत रहे हैं? देखिए, सिद्धार्थनगर में 45 वार्ड हैं, जिसमें से मुझे ये भरोसा है कि जिस तरीके से जो है मुस्लिम समाज का साथ मिल रहा है और पिछड़े समाज का साथ मिल रहा है, दलित समाज के लोगों का साथ मिल रहा है, हम इसमें से कम जो है 25 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। सिद्धार्थनगर में आपके पास मुस्लिम बड़ा चेहरा कौन सा है? सिद्धार्थनगर में हमारे पास कोई बड़ा चेहरा तो मुस्लिम का नहीं है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो अभी जो ये ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी समाज के जो धन संपन्न लोग हैं, अभी हमारे पार्टी में किसी पद पर नहीं है। लेकिन गरीब लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सिर्फ धन की कमी है, वो लोग हैं। जैसा कि अनगिनत मैं नाम गिना सकता हूं, जैसे हमारे पार्टी में जिला प्रभारी शमीम अख्तर जी हैं, और जिला महासचिव जो है सलीम रायनी जी हैं, और जिला कोषाध्यक्ष मासूम अली रायनी जी हैं, तो और एक अख्तर भाई हैं, वो भी हमारे पार्टी में विधानसभा के उपाध्यक्ष के तौर पर हैं। तो माइनॉरिटी समाज हमारे पार्टी में बहुत हैं, और बैकवर्ड समाज से भी हमारे यहाँ शक्तिराम यदुवंशी जी हैं। अगर मान लीजिए आपकी पार्टी सरकार में आती है, आपको क्या पद अच्छा लगेगा? कौन सा मिनिस्ट्री लेंगे आप? मतलब अलायंस में अगर मान लीजिए आपको मौका मिले सरकार बनने की, तो आप कौन सा मंत्री पद लेना चाहेंगे? अरे आप सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष बन चुके हैं भी। देखिए, ये तो खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, लेकिन अगर जहां तक मेरा विचार उस पर है, तो हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा मंत्रालय मिले। शिक्षा मंत्रालय जी, क्योंकि हम लोगों का अपना मानना है कि जब गरीबों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, वो शिक्षित हो जाएंगे, तो उनका विकास हो जाएगा, सामाजिक स्तर भी उनका ऊंचा उठेगा, और आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे, बौद्धिक रूप से भी मजबूत होंगे। और हमारे नेताजी अक्सर आप देखते होंगे सबसे ज्यादा जोर देते हैं समान शिक्षा व्यवस्था और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा। आपको अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले यूपी का, तो आप सबसे पहले शिक्षा के अलावा क्या सुधार करेंगे? देखिए, शिक्षा के अलावा जहां तक सुधार की बात है, मेरा अपना मानना है कि 3 तरह की जरूरतें इंसान को होती हैं। पहली बात, जिस तरीके से शिक्षा महंगी है, उसको सबसे पहले तो आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। इसलिए युवाओं के पास रोजगार का होना बहुत जरूरी है। तो हमें रोजगार कैसे आए, इस पर पहले विचार करना पड़ेगा, और जब रोजगार आ जाएगा तो लोगों के जीवन में साफ सफाई है और शिक्षित हो जाएंगे। योगी जी की सरकार है यूपी में, आप कोई एक पॉइंट ऐसा बता दीजिए जिस पर आप खुल करके ये चाह रहे हो कि इसका मैं विरोध करना चाहूंगा। देखिए, योगी जी का जो सबसे ज्यादा विरोध मैं करना चाहूंगा, ये जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं ना, ये जो दो समुदायों को आपस में लड़ाते हैं, ये सबसे ज्यादा। वो तो कह रहे हैं कि ये अपीजमेंट है, मतलब कि मान लो ये लोग माइनॉरिटी को अपीज करते थे, यानी कि तुष्टिकरण करते थे, और हम तो ऐसा नहीं कर रहे, सबको लेकर के डेवलप कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा भी है। देखिए,
ये मुंह से कह देना एक अलग बात है, उनके कार्यों में ये चीज नहीं दिख रहा ना। अगर आप सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं तो आप ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं? सभी मस्जिदों में मंदिर क्यों तलाश? अरे अभी मोहन भगवत जी का बयान भी तो इस पर आ गया कि सभी मंदिर मस्जिद के नीचे ये तलाशने वाले लीडरशिप चाहते हैं। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है कि उनकी विचारधारा वही है। अब वो ऐसा थोड़ी ना कि कह कुछ और रहे हैं, वो उसी मुद्दे के साथ जनता के बीच में गए थे, उसी मुद्दे पर जनता ने उनको वोट दिया, वो अपने आप में ईमानदार हैं। लेकिन ये हम लोगों को, हम लोग जो है समाजवादी, अम्बेडकरवादी, सेकुलर होने का दावा करते हैं, इन बातों को हमें समझना है। और एक चीज और बता दें, ऐसा नहीं है कि पूरा देश जो है या पूरा प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 39% लोग हैं, बाकी के 71% लोग जो हैं, 61% लोग, वो कहीं ना कहीं उनके विरोध में है ना। इससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ी आबादी जो है भारतीय जनता पार्टी के नीति और नीयत से और उनके विचारों से संतुष्ट नहीं है। वो नहीं चाहती देश के अंदर इस तरीके का धार्मिक उन्माद हो, आपस में लोग लड़ें। वो लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोगों के रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उनके तरक्की की बात हो। दोस्तों, ये आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ थे राजेंद्र भारती जी, जो कि जिला अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी की। अपनी बातें इन्होंने अच्छे से रखी। आप लोग हमारे नेशनल अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और लगे रहते हैं कि